या हाय एवरीवन। तो जैसा कि मैंने अपने इस वीडियो का जो फर्स्ट पार्ट था उसमें मैंने बताया था कि भाई देखो, पॉडकास्ट तो काफ़ी लंबा है और उसकी हर क्लिप्स पे बात नहीं की जा सकती, सिलेक्टेड पॉइंट्स पे बात की जा सकती है। तो बेसिकली ये जो रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन जो है उसको लेकर के अब बहुत सारी बातें होने लग गई हैं। बहुत सारे लोग हैं जो प्रो मेरिट हैं, बहुत सारे लोग हैं जो प्रो रिजर्वेशन है। टॉपिक अच्छा है, चल रहा है। अब इसमें बात ये आ रही है कि कुछ लोग तो डेटा सही तरीके से बता रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो डेटा को मैनिपुलेट कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो खाली रेज बेट के दम पर उनका हिसाब किताब चल रहा है। राइट, सेम डेटा जिसे एक पार्टी अलग तरीके से कोट करती, दूसरी पार्टी अलग तरीके से कोट करती है। तो ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट जो मेरी नज़र में आया था, मॉलिटिक्स नाम का चैनल है। पॉडकास्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको ज़रूर जा करके देखिएगा, क्योंकि इस पॉडकास्ट में लगभग उन्होंने सारे ही पॉइंट कवर किए हैं जिसको हम लोग सामने से बोलते हैं ना कि ऐसी चीज़ें कभी हुई ही नहीं। कई सुनी बातें, वही नेताओं के द्वारा रिपीट की हुई बातें, उन सारी बातों को लेकिन बहुत अच्छे ढंग से त्रिवेदी जी ने रखा हुआ है। ऋषभ त्रिवेदी इनका शायद नाम है। तो इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से रखा है एंड आई थिंक ही इज़ अ प्रो SC/ST काइंड ऑफ एन एक्टिविस्ट। अच्छा काम कर रहे हैं यार, अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बोलते हैं, प्रखर वक्ता है। तो मैं काम करता हूँ इनकी, मैंने लगभग 12-13 क्लिप पार्ट 1 में दिखाई थी और उसके ऊपर मैंने अपने विचार रखे थे कि वो कहाँ पे वो फैक्चुअली गलत हो गए या क्वेश्चन को सही तरीके से वो कैसे टैकल कर सकते थे। लेकिन अब मैं उनकी आगे की क्लिप आपको दिखाना चाहता हूँ कि इन्होंने और आगे चल के इसमें क्या क्या बोला है। तो ये बात अब देखिए, इसमें आप आएंगे ना तो इसमें साल दर साल भी आप समझेंगे। अनुसूचित जाति SC दलितों पर अत्याचार के मामले 2019 में 45,000 कुछ यानी 46,000 थे, 2020 में 50,000 हो गए, 2021 में 51,000, 2022 में 57,000, 2023 में 57,000। तो मुझे बताइए ना, 5 साल में कौन सा सुधार आपने दलितों के लिए कर दिया है? उन पर अपराध की संख्या बढ़ी, महिलाओं पर बलात्कार की संख्या बढ़ी, आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं है, रिप्रेजेंटेशन आपने IAS IPS का देख ही लिया, टोटल मिला के 10% में भी OBC SC ST नहीं है रिजर्वेशन में IAS और IPS के पदों पर। आपने क्लिप सुन ली। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बेसिकली दलितों के द्वारा जो SC/ST समाज के द्वारा जो मुकदमे दायर कराए जाते हैं SC/ST एक्ट के अंतर्गत, उसके उन्होंने नंबर्स बताए और उसको उन्होंने रिलेट कर दिया कि आरक्षण नहीं मिल रहा है। आपने क्लिप को ध्यान से सुना ना, इन्होंने कहा कि केस बढ़ रहा है, एट्रॉसिटी बढ़ रही है, राइट, और पिछड़ों का जो रिप्रेजेंटेशन है उससे 10% है। भाई जब रिजर्वेशन ही 50% है, पूरा का पूरा 50%, तो जो पिछड़ा समाज है उसका रिप्रेजेंटेशन 10% कैसे हो सकता है? पहली बात तो ये, ठीक। तो इनको अपने नंबर्स को ठीक करना पड़ेगा। इन्होंने बहुत ज़्यादा इसमें डेटा मैनिपुलेशन किया है। अब बात कर लेते हैं, जो सबसे मेन बात है कि ये जो केसेस हैं ये क्यों बढ़ रहे हैं। तो क्या समाज में एट्रॉसिटीज़ बढ़ रही हैं? क्या भेदभाव इतना ज़्यादा हो गया है कि आज की डेट में पिछड़े समाज के हर व्यक्ति को भेदभाव झेलना पड़ रहा है? तो इसका जवाब है नहीं। दरअसल बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी ने 2018 में जब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक आया था कि पहले जांच होनी चाहिए उसके बाद ही गिरफ्तारी होनी चाहिए, SC/ST एक्ट में यूं ब्लैंकेट आप किसी को भी उठा करके जेल में नहीं डाल सकते और 6-6 महीने तक उसकी जमानत नहीं होगी, इस तरह के रूल होते हैं। मोदी जी आए, उन्होंने 22 प्रावधानों को एक तो बढ़ा करके 42 कर दिए। 42 करने के बाद उन्होंने इसको मोनिटाइज कर दिया, यानी कि किसी व्यक्ति को यदि SC/ST एक्ट के केस में फंसाना है तो सबसे पहले तो उन्होंने उसमें प्रावधान ज़्यादा डाल दिए, उसको उन्होंने मोनिटाइज करवा दिया। मोनिटाइज मतलब अब सामने वाले को पैसा भी मिल रहा है। तो एक ऐसी कम्युनिटी, SC/ST कम्युनिटी, जिसको कि बाय डिफ़ॉल्ट ये माना जाता है कि वो गरीब कम्युनिटी है, उसके पास पैसों की कमी है, उसे पैसे चाहिए, और फिर ऐसी कम्युनिटी को एक ऐसा हथियार दे दिया जाता है कि आप सामने वाले पर केस लगाओ, कोई सुनवाई नहीं होगी, बंदा सीधा जेल में जाएगा, 6 महीना 8 महीना साल भर वो जेल से बाहर आ नहीं पाएगा, जमानत नहीं होगी और आपको लाखों रुपए मुआवजा, आई थिंक रेंज आ गई है 1 लाख से लेके 12 लाख तक की। अभी बात आई है कि 40% इंक्रीमेंट भी हो रहा है। पेंशन की बात हो रही है। आप इमेजिन करिए कि आप किसी व्यक्ति के ऊपर केस लगा दो और मस्त बढ़िया आपकी पेंशन आ रही है यार, आपको ना जॉब करने की ज़रूरत है ना कुछ, तो क्यों नहीं होंगे केस? और यही वजह है कि जो केसेस की जो संख्या है इसमें आप भयंकर इंक्रीमेंट देख रहे हो, भयंकर।
और यही एक शिकायत है, मतलब जो हमारी शिकायत है, सवर्ण समाज की जो शिकायत है कि फर्जी केसेस की संख्या बढ़ रही है, फर्जी केस को कम कीजिए, ये मॉनिटाइजेशन बंद कीजिए, जो प्रावधान है इसमें पहले आप जांच होने दीजिए, जांच के बाद ही, जब एसपी लेवल का अधिकारी जब जांच करेगा उसके बाद ही गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो लोग सड़क पर उतर आए थे, दंगे करने आ गए थे, तोड़फोड़ कर दी थी। यानी कि खुद SC/ST कम्युनिटी में भी ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि वो सवर्णों पर फर्जी केस लगाएं। तो जब किसी समाज में ऐसे लोग हैं जिनकी ये इच्छा है कि फर्जी केसेस लगाएं, तो फर्जी केसेस सामने आएंगे, नंबर बढ़ेंगे, और उसी एस्केलेटेड नंबर को इन भाई साहब ने यहाँ पे कोट कर दिया, और उस बढ़े हुए नंबर को उन्होंने सीधे सीधे इक्वेट कर दिया डिस्क्रिमिनेशन से, कि देखिए जातिगत डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और आरक्षण नहीं मिल रहा। आरक्षण और SC/ST के दोनों अलग अलग केस, अलग अलग टॉकिंग पॉइंट हैं इनके, बिल्कुल अलग तरीके से इनके ऊपर देखना चाहिए, इन पर बात करनी चाहिए। कंपैरेटिवली जो सवर्ण लोग हैं वो, देखिए प्राचीन काल के जो द्रोणाचार्य थे वो काटते थे अंगूठा, और जो वर्तमान दौर के द्रोणाचार्य हैं वो काटते हैं नंबर। और ये इसलिए है क्योंकि आप खुद सोचिए ना कि बिल्लियों की एक सभा हुई और बिल्लियों की सभा में यह चर्चा की जा रही है कि बिल्लियां चूहों का शिकार नहीं करेंगी, तो उस सभा में किसी चूहे को बिठाया जाएगा क्या? नहीं बिठाया जाएगा ना। आप जिस आदमी का शोषण कर रहे हैं जी, और आप ही बैठ के चर्चा कर रहे हैं कि इसका शोषण नहीं करना है, हाँ, तो मैं कैसे उम्मीद कर लूं कि आप एक सफल और न्यायपूर्ण चर्चा कर रहे होंगे? सफल और न्यायपूर्ण चर्चा क्यों होगी? क्योंकि पूरा देश जो है वो रेसिस्टों का देश है ना। भारत जो है, अकॉर्डिंग टू दिस जेंटलमैन, भारत जो है वो तो रेसिस्ट लोगों का देश है, जो एक दूसरे के साथ छुआछूत करते हैं, दुर्भावनाएं रखते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, भेदभाव करते हैं। भारत ऐसा ही देश है। लेबल लगा दो ना, जब दिल्ली पे लेबल लगा था ना, रेप कैपिटल ऑफ इंडिया, सही भारत के ऊपर लगा दो, द रेसिस्ट सेंटर ऑफ द वर्ल्ड लगा दो। क्योंकि इन भाई साहब के हिसाब से छात्रों को नंबर नहीं दिए जाते, उनका नंबर काट लिए जाते हैं। द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा काटा था वो, और तुम्हारा एलिगेशन कि जो आजकल के जो टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, वो छांट करके SC/ST और OBC समाज के बच्चे जो होते हैं ना, उनका नंबर काट देते हैं। इन्वेस्टिगेशन बैठा लो, संविधान तो आप ही के अंबेडकर साहब ने बनाया था ना। आप ऐसा कहते हो अम्बेडकर साहब आपके हैं, हम तो ये मानते पूरे भारत के हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है संविधान, तो अगर इतना बढ़िया संविधान लिखा है, इतनी बढ़िया न्याय व्यवस्था है, तो लगाओ साला CBI को जांच सौंपा जाए कि क्या नंबर काटे जाते हैं। फिर जब ऐसा आर्गुमेंट दिया जाता है कि जानबूझ करके SC/ST या OBC समाज के बच्चों के नंबर काटे जा रहे हैं, फिर सामने वाला आर्गुमेंट ये देता है कि ठीक है भाई, अपने कॉलेज अलग कर लो। इनको बड़ी चुल है। इस वीडियो में इन्होंने कई बार अजीत भारती का नंबर लिया। अजीत भारती ने बोला था, एक बहुत ही रेडिकल विचार उन्होंने एक सेमिनार में खड़े करके दिया था कि SC/ST का बच्चा SC/ST टीचर से जाके पढ़े, नहीं कटेगा नंबर, फुल मार्क्स मिलेंगे, 100 आउट ऑफ 100, बन जाना फिर जाके कहीं पर कलेक्टर। ठीक है, फिर जब आप ऐसा आर्गुमेंट देते हो, आपके हिसाब से पूरे जितने टीचर हैं, अगर वो बाय डिफ़ॉल्ट अगर वो जनरल है या सवर्ण है, तो नंबर काटेगा ही काटेगा। यही है ना आर्गुमेंट कि SC/ST समाज का बच्चा तो आगे पढ़ना चाहता है, लेकिन अगर टीचर जो है वो अगर जनरल का है, तो जैसे इसको पता चलता है ओहो ये तो पिछड़े समाज का, नंबर काटो यार इसके पहली फुर्सत में। यही आर्गुमेंट है ना। तो ठीक है, मत पढ़ो जाके जनरल के टीचर से। फिर वही हो जाता है कि अजीत भारती जैसे लोग आते हैं और कहते हैं कि भाई ठीक है, कॉलेज, 2 कॉलेज बनाओ, एक IIT बनाओ, एक DIIT बनाओ। ठीक है। तो वही है, फिर आर्गुमेंट वही हो जाता है कि दलितों का IIT अलग कर दो और एक IIT नॉर्मल रखो, तो कोई किसी का नंबर नहीं काटेगा। ठीक है, आपको द्रोणाचार्य से दिक्कत है, मत पढ़िए जाके द्रोणाचार्य से। हाँ, किसी ने कनपटी में बंदूक नहीं रखी है। फिर डॉक्टर से इलाज कराना हो तो मत जाना किसी सवर्ण डॉक्टर के पास, पेट में कैंची छोड़ देगा। ठीक है, मत जाना किसी भी सवर्ण इंजीनियर से अपना घर बनवाने, टेढ़ा मेढ़ा बना देगा। ठीक है, जाना मत, क्योंकि क्या है ना, भारत में जितने भी सवर्ण हैं उसको आपने बाय डिफ़ॉल्ट डिस्क्रिमिनेटरी मान लिया कि साले सब के सब डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, रेसिस्ट हैं, तो मत जाओ इनके पास। यही मैसेज देना चाहते हो ना इस इंटरव्यू में? ये जो क्लिप है जो मैंने आपको दिखाई, इसमें यही मैसेज है ना कि एक द्रोणाचार्य वो थे जिन्होंने अंगूठा काटा, और एक द्रोणाचार्य ये जो नंबर काटते हैं। तो मत जाओ इन द्रोणाचार्य के पास। उस द्रोणाचार्य ने भी भगाया था कि नहीं पढ़ाएंगे, तो आज का द्रोणाचार्य कह रहा है ठीक है भैया मत आओ। फिर अजीत भारती बोल रहा है तो सही बोल रहा है ना कि अपना कॉलेज अलग बना लो, अपने टीचर अलग सिलेक्ट कर लो कि हम तो फलाने टीचर से पढ़ेंगे। डॉक्टर आज की डेट में खुद सिलेक्ट करते हो ना, गूगल पे जाके रिव्यू पढ़ते हो ना कि किस डॉक्टर से इलाज कराना है, किस डॉक्टर से इलाज नहीं कराना है, किस सर्जन से अपना ऑपरेशन कराना है, किस सर्जन से ऑपरेशन नहीं कराना है।
डॉक्टर खुद सिलेक्ट करते हो तो टीचर भी खुद ही सिलेक्ट कर लो और जाके उस टीचर से पढ़ाई करो जो तुम्हारा नंबर ना काटे, कर लो। बिल्कुल सही, फिर तो बिल्कुल सही बात कही थी अजीत भारती ने कि इस देश में दो अलग अलग सिस्टम बनाओ। एक सिस्टम बनाओ जिसके अंदर सवर्ण बच्चा जाएगा, सवर्ण टीचर से पढ़ेगा, सवर्ण से इलाज कराएगा, सवर्ण से घर बनवाएगा, सब कुछ वो सवर्ण से अपना काम कराएगा, ठीक है। और एक सिस्टम ऐसा बना तो जिस SC/ST बंदा, टीचर भी SC/ST, डॉक्टर भी SC/ST, सब कुछ SC/ST, उसी से जाकर के आप अपना इलाज कराइए, उन्हीं से जाकर के आप अपना घर बनवाइए, सब कुछ। तो अजीत भारती ने जो कहा सही कहा है, बिल्कुल सही कहा है। अगर यही विचार हैं तो बहुत बढ़िया। ये क्लिप तो मेरी सबसे फेवरेट क्लिप है। ये क्लिप तो ऐसी क्लिप है जिसमें ये अजीत भारती को काउंटर कर रहे हैं और अजीत भारती को सशक्त कर रहे हैं। इन्होंने एक्चुअली में अजीत भारती के द्वारा दिया गया वो जो उन्होंने खुद बोला बहुत ही रेडिकल आइडिया उनके पास, उस रेडिकल आइडिया को इन्होंने भाई साहब ने जस्टिफाई कर दिया। ज़बरदस्त भाई, ज़बरदस्त। सफाई कर्मचारी कहते हैं, सफाई कर्मचारी जी तो नहीं कहते हैं। लेकिन अगर कोई क्लर्क है बड़े अधिकारी कार्यालय में, बाबूजी है, तो उसे बाबूजी कहते हैं। इसी हिस्सेदारी की तो लड़ाई है कि कुछ ब्राह्मण उठ के आए और गटर भी साफ करें, मैला भी ढोएं, क्योंकि गंदगी केवल दलित तो कर नहीं रहे हैं, आप भी कर रहे हैं ना। तो आपका भी हक बनता है इस देश की सफाई करने का। स्वच्छ भारत के अभियान के अंतर्गत कुछ ब्राह्मणों को गटर सफाई का काम भी करना चाहिए। ये जो गटर सफाई का काम है जो कहा जाता है कि सिर्फ SC या ST समुदाय के लोग करते हैं, तो ये क्या गन पॉइंट पे उनसे कराया जा रहा है? नहीं, हम जस्ट आस्किंग, क्या उनके कनपटी पे बंदूक रख के, गर्दन पे चाकू रख के उनसे कहा जाता है जाओ जाके साफ सफाई करो? मत करो ना, किसने बोला है? जब ये कह रहा है ना कि कुछ ब्राह्मणों को भी जाके गटर साफ करना चाहिए, भाई ब्राह्मण नहीं जाता है गटर साफ करने, वो कुछ और काम ढूंढ लेगा, वो कोई ऐसी स्किल डेवलप कर लेगा कि उसको गटर साफ ना करना पड़े। कोई क्षत्रिय कोई अलग नई तरीके की स्किल डेवलप कर लेगा, उसे गटर साफ करना ना पड़े। तो आखिर ऐसा क्यों है कि ये बंदा ये चाहता है कि ब्राह्मणों को भी गटर साफ करना चाहिए क्योंकि SC/ST समाज के लोग गटर साफ कर रहे हैं? तो कौन उनको ज़बरदस्ती करवा रहा है? क्या किसी ने कटपटी में बंदूक रख दी है? अरे कोई नई स्किल डेवलप करो, मत जाओ यार मशीनें खरीदो, आजकल मशीनों से रोबोटिक्स के जरिए गटर वगैरह साफ हो सकता है। लेकिन नहीं, ये फिर वही विक्टिम कार्ड है। ये इतना गंदा विक्टिम कार्ड है कि गटर साफ करेगा तो सिर्फ और सिर्फ पिछड़े समाज का व्यक्ति। नहीं करेगा भाई, वो पढ़े लिख जाएगा, कुछ काम धंधे में लग जाएगा, तो क्यों गटर साफ करेगा यार? आप लोग उनके एजुकेशन पे काम ही नहीं करना चाहते हो। आप चाहते ही नहीं हो कि पिछड़े समाज का कोई बच्चा स्किल डेवलप कर ले। आप ये चाहते ही नहीं हो कि पिछड़े समाज का कोई बच्चा पढ़ लिख करके आगे चला जाए। आप ये चाहते हो कि वो अपनी पूरी ज़िंदगी एक बहुत ही मीडियोकर सा एजुकेशन प्राप्त करे। सरकारी स्कूल में जहाँ वो शिक्षक भी SC/ST रिजर्वेशन के ज़रिए ही आया है, जो जनवरी की स्पेलिंग जुगनू और जुंगू और फरवरी की स्पेलिंग M से शुरू होती है, वो क्लिप आप लोगों ने देखी ही होगी। उस टीचर से पढ़े और जब उसके बाद जब एकदम से वो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में जाता है और जब वो उन बच्चों के साथ compete करता है, ठीक है, जिनकी नॉलेज ही नेक्स्ट लेवल पे है, तब आप विक्टिम कार्ड खेलते हो, अरे हमें शिक्षा से वंचित रखा गया। भैया आपको किसी ने शिक्षा से वंचित नहीं रखा है। आपका वही नेता जो आपके लिए दिन रात बात करता है कि दलित हमारे भाई हैं, हम उनके साथ ये है, कुछ गलत नहीं होने देंगे, देश में आग लगा देंगे, यही लोग सब संसद में जाते हैं ना, तो आपकी एजुकेशन को लेकर के कोई भी नया बिल लेकर नहीं आते। इनको बोले एक नया बिल लेकर के आओ जिसके अंदर ये क्लियर कट बताया जाए कि जो SC/ST समाज के जो बच्चे हैं, इनकी प्राइमरी एजुकेशन राइट फ्रॉम द बिगिनिंग उस पर काम करवाओ, ताकि आगे चल के बाय द टाइम वो रिजर्वेशन का उनको फ़ायदा मिले। जब वो किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में तो वो एट पार हों, वो एटलीस्ट कॉम्प्रीहेंड कर पाएँ वहाँ के उस लेवल के एजुकेशन के साथ, वो मेल जोल करके कॉम्प्रीहेंड करके वो पढ़ पाएँ। लेकिन नहीं। और फिर आप मुझे बताओ ना, एक 90% लाया हुआ बंदा फिर वो क्यों चाहेगा कि हर आदमी ये चाहता है कि हम उससे दोस्ती करें जिससे हम कुछ सीख सकें। हम उन लोगों के बीच में रहना चाहते हैं जिन लोगों के बीच में हम कुछ सीख सकें, हमारा कुछ काम हो सके, या आगे चल के वो व्यक्ति हमारे काम आ सके। तो क्यों एक 90% लाने वाला व्यक्ति -40, 10, 4, 5 इस तरह के नंबर लाने वाले व्यक्ति के साथ उठेगा, बैठेगा, खाएगा, पिएगा, क्यों करेगा? फिर आप कहते हो देखो तो जातिगत भेदभाव से नहीं, जातिगत नहीं, नॉलेज इज़ एवरीथिंग। खुद अम्बेडकर साहब ने कहा है ना कि शिक्षा श्रेणी का दूध होता है, तो ग्रहण करो ना शिक्षा। मतलब ये क्या बात है? पता सब कुछ है आपको कि शिक्षा श्रेणी का दूध होता है, तो पियो ना, जाके पियो। फिर ये क्या, ये फालतू की बातें, ये विक्टिम कब तक खेला जाएगा? कभी ना कभी तो विक्टिम कार्ड आपका स्वाइप होना बंद हो जाएगा, राइट? जैसे एक कम्युनिटी है उसका तो बंद हो गया है, विक्टिम कार्ड अब कोई
नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, कहीं पे पेमेंट नहीं हो रही सिर्फ विक्टिम कार्ड की, यहाँ पे भी होनी बंद हो जाएगी मेरे भाई। लोग सुनना बंद कर देंगे आपकी बातें। 5000 साल से पानी नहीं पीने दिया गया, सब बंद हो जाएगा। बहुत ज़्यादा लंबा समय नहीं बचा हुआ है। ये मैसेज देने के लिए कि यह छूत काम नहीं है, पर कितने लोग ये मैसेज दे रहे हैं। अब आप सोचिए, एक व्यक्ति जो गटर साफ करता है, जाहिर सी बात है वो पढ़ा लिखा नहीं होगा, और क्यों नहीं होगा इस उम्र में ये भी आपको पता है, क्योंकि उसे रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला। कंडीशनिंग की बात उनको उसको यही सिखाया गया कि आज तू करेगा, क्यों लाना कल पड़ा? तेरे जो बच्चे पैदा होंगे वो भी यही करेंगे। SC/ST एक्ट क्यों लाना पड़ा? इसीलिए तो लाना पड़ा क्योंकि अपराधों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और उनका कोई रोकथाम नहीं थी। अब मैं आपको एक डेटा देता हूं, उसके बाद मैं इस कहानी पे आऊंगा। डेटा बहुत मजेदार। रुको यार, इनके डेटा वेटा छोड़ो, इनका डेटा वेटा छोड़ो। डेटा तो हमें पता है कितना इन्होंने गंदे तरीके से मैनिपुलेट किया है। हम बात करते हैं, इसने कहा कि जो व्यक्ति गटर साफ करता है वो कहाँ से आता है आपको पता है, वो किस। भैया ये हर बार जो आप बात को आपको पता है, आपको पता है, आपको तो पता ही है, आप तो जानते ही हैं, ये आर्ग्यूमेंट नहीं चलते हैं। आप बोलो ना कि एक व्यक्ति यदि वो नाला साफ़ कर रहा है तो क्यों साफ़ कर रहा है, आप बताओ। सरकार ने जब उनको फ्री में एजुकेशन सरकारी स्कूल में मिल रही है, मिड डे मील मिल रहा है, सारी फैसिलिटीज़ जब बोला जाता है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ सरकारी स्कूल में कोई फैसिलिटी नहीं होती तो उसके लिए सवर्ण जिम्मेदार है। अरे सरकार जिम्मेदार है यार, जिसको तुमने नेता बनाया वो जिम्मेदार है। अगर कोई दलितों की बस्ती है, अगर उस दलितों की बस्ती में कोई सरकारी स्कूल है जो ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो उस दलितों की बस्ती में आपने किस नेता को चुना है? ब्राह्मण को चुना है क्या? आपका नेता, आपका पार्षद, आपका कौन है वहाँ का बंदा, कौन है वहाँ का MP MLA? अगर वो दलितों की बस्ती है और आपको लग रहा है कि वहाँ तो पढ़ाई लिखाई कुछ होती नहीं है, सिर्फ बेचारा पढ़ नहीं पाया, आगे चल कर उसको जमादार बनना पड़ गया। तो अगर आपको ये चीज़ पता है कि आपके दलितों के नेता आपके लिए काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर एक काम करो, जाति देख करके अपना नेता चुनना बंद कर दो। अरे बट मौका दो हम सवर्णों को कि हम दलितों की बस्ती में नेता बने, और फिर देखो क्या काम होता है। फिर देखते हैं आपके बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिलती कि नहीं मिलती है। ठीक है, अगेन वही विक्टिम है यार, पूरा खेल बस रेज बेटिंग का है। अब इनके डेटा का तुम क्या ही बोलें, इनके डेटा भाई बहुत मैनिपुलेट करके बताते हैं, होता कुछ है बताते कुछ है, और टाइम भी नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे पास इनका फर्जी फेक डेटा तो मैं नहीं वो करूँगा। हाँ, जो ये बातें बोल रहे हैं वो इतनी बेसिर पैर की, इतनी सतही बातें हैं कि ऐसा लगता है कि यार यही बातें बोल करके सामने वाले को गुस्सा दिलाया जाता है, ठीक है, नाराज़ किया जाता है, दो कम्युनिटी के बीच में भेदभाव पैदा किया जाता है, यही सतही बातें बोल के कि ये व्यक्ति जो जमादार बन गया है वो क्यों बन गया, वो तो आपको पता ही है। अरे नहीं पता है, तू किस लिए बैठा है यहाँ पे एक्सपर्ट बन के, तू बताना भाई। मतलब ये भी मैं ही रिसर्च करके आऊँ कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति जमादार क्यों बन गया, एक पर्टिकुलर व्यक्ति गटर में उतर कर सफाई क्यों कर रहा है, ये मैं रिसर्च करके आऊँ यहाँ पे, और एक्सपर्ट हो तुम, पॉडकास्ट में बैठ के बात कर रहे हो तुम, तो भाई समझाओ ना यार, बात करो ना इस विषय पे। अगर उठाई है कोई विषय तो आधे में क्यों छोड़ देते हो, पूरा करो। मिर्ज़ापुर वाली मीम नहीं देखी है, गरम करके बीच में छोड़ देते हो, पूरा बताया करो अल्लाह पूरा। मैं सम्मान की ही बात कर रहा हूं। 84 सांसद होने के बाद, रिजर्वेशन होने के बाद, SC/ST एक्ट होने के बाद रिप्रेजेंटेशन 10% भी नहीं है। मैं यही बात तो बार बार कह रहा हूं, आप ये बात नहीं समझ रहे हैं, और इस देश की बहुत बड़ी आबादी भी नहीं समझ रही है कि इतनी सारी रेमेडी के बाद एक मरीज जो बहुत बीमार था वो वेंटिलेटर पर भी है, ऑक्सीजन भी मिल रही है, ग्लूकोज भी चढ़ाया जा रहा है, फल फ्रूट भी दिए जा रहे हैं, फिर भी उसका इतना शोषण हुआ था कि वो अभी बेड से उठ नहीं पाया है। और ये जो शोषण है किया किसने? तुम्हारे उन्हीं 84 नेताओं ने। अभी इसने जो बोला 84 MP MLA होने के बाद भी ये नहीं हो पा रहा है, वो नहीं हो पा रहा, तो पूछो ना जाके 84 से, गुद्दी पकड़ो ना उनकी, जाके पकड़ो गर्दन उन 84 नेताओं की जो रिजर्व सीट से आते हैं, जो कि आप ही की जाति के हैं, जो आप ही के यहाँ के दलित, SC ST OBC शोषित वंचित पीड़ित उसी वर्ग से आते हैं, क्योंकि वो सीट रिजर्व्ड है। और सीट रिजर्व का मतलब समझते हो, एक भारतीय का, एक सवर्ण का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट छीन लिया गया जो उस इलाके में रहता है कि भाई तू यहाँ से नेता नहीं बन सकता, तू उस सीट पे लड़ ही नहीं सकता। हाँ, आपका एक फ्रीडम टू फाइट जिसको बोलते हैं, कंटेस्ट करना, आपसे छीन लिया गया, सीट को रिजर्व कर दिया गया। इस सीट पे खाली पिछड़ा समाज का व्यक्ति चुनाव लड़ेगा, और उस व्यक्ति को जिसको ये बोला गया चुनाव आप लड़ोगे, वोट पिछड़े समाज के लोगों ने दिया कि जीतेगा, 84 बंदे बन गए, और उसके बाद भी आपका समाज यदि पिछड़ा हुआ है तो इसमें सवर्णों की गलती नहीं है लल्ला, फिर सवर्णों की गलती नहीं है। ये आप हम पर नहीं डाल सकते कि 84 MP MLA होने के बाद भी यदि आप आज भी पिछड़े हुए हो तो इसका रीज़न ये है कि सवर्ण गलत है।
या ब्राह्मणों ने कोई ऐसी व्यवस्था बना दी है जिसकी वजह से तुम आज भी पिछड़े हुए हो। ये धूल हम अपने कंधों पर तो आपको नहीं झाड़ने देंगे कि अपने कंधे की धूल ऐसे ऐसे करके आपने गिरा दी कि हाँ संवर्ण के कंधे पे डाल दो ना, हम नहीं लेने वाले। जाओ जाके अपने आई बस समझ में। और फिर इसने एक लास्ट में चीज़ बोली है कि मरीज़ है जिसको दवा भी दी जा रही है, ग्लूकोज दिया जा रहा है, फल भी खिलाया जा रहा है, लेकिन इतना शोषण हुआ है कि वो अभी बिस्तर से उठ नहीं पा रहा। उसका रीज़न ये है कि दिक्कत कुछ और है। लेट्स से उसकी स्पाइनल कॉर्ड में चोट आ गई, रीढ़ की हड्डी जो होती है मेरुदंड, उसमें मान लो चोट आ गई है। वो बंदा रीढ़ की हड्डी में टूटी होने की वजह से बिस्तर पे लेटा है और तुमको लग रहा है ग्लूकोज देने से उड़ जाएगा। अरे ग्लूकोज देने से नहीं उठेगा, उसकी रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन करना पड़ेगा, उसको प्राइमरी एजुकेशन देनी पड़ेगी। एकदम जब वो छोटा बच्चा नर्सरी में जाता है ना, तब से उसके कोर जो होते हैं बेसिक कि मैथ्स क्या है, फिजिक्स क्या है, इंग्लिश क्या है, उसको उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। उसको समझाना पड़ेगा कि टेबल कैसे बनी, यानी पहाड़ा जो होता है वो कैसे बना। आपको हाई स्कूल के बच्चों को समझाना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा कॉस थीटा ये कहाँ से आया है, ऑलराइट। आगे साइन 90 डिग्री का मतलब 1 क्यों होता है, आपको समझाना पड़ेगा ना। जब तक आप उनके बेसिक से नहीं क्लियर करोगे तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा। चोट लगी है रीढ़ की हड्डी में, आप उसको फल खिला रहे हो कि फल खिलाने के इससे खड़ा हो जाएगा, जूस पिला देने से खड़ा हो जाएगा, उसको आप ड्रिप लगा दोगे पेशेंट को खड़ा हो जाएगा। उसका शोषण नहीं हुआ, उसकी रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है, ऑलराइट। बचपन से ही उसको अच्छी शिक्षा नहीं मिली है और आप सोच रहे हो फल फूल खिला देंगे खड़ा हो जाएगा। यही है वो आरक्षण। बीमारी कुछ और है, आपने दवा कोई और दे दी है और आपको लग रहा है यार 80 साल हो गए आज तक सवर्ण समाज के बराबर ये आगे खड़े क्यों नहीं हो पाए, सामाजिक समानता आ क्यों नहीं पा रही है। उसका रीज़न ये है कि जो सवर्ण होता है ना, वो अपने बच्चे को बचपन से ही सही चीज़ सिखाता है और आप उसको बचपन से ही गलत चीज़ सिखाते हो कि आप तो पिछड़े हो, दबित हो, शोषित हो, वंचित हो, पीड़ित हो, तो उसके दिमाग में बैठ जाता है। और जब हम अगर अपनी बात करें एज ए सवर्ण, हम अगर बचपन में कभी भी कम नंबर लाते हैं ना, तो उनको बोला अबे इतने कम नंबर लाए हो, पंडित हो के साले तुम कम नंबर लाए हो, हैं तुम्हारे पूर्वजों ने संस्कृत रट डाली थी, तुमसे अंग्रेजी नहीं रटी जा रही। हमको इस तरह से बोला जाता था, तो हमको आता था यार हम लोग को यार हमारे पूर्वज पढ़ाई में इतने अच्छे थे, मैं धड़क कम नंबर कैसे ला सकता हूँ अंग्रेजी में। तो भले आप हिंदी मीडियम से हो, भले आप यूपी से हो, आप एटलीस्ट अंग्रेजी के ऊपर काम करना शुरू कर देते हो, आप अपनी मैथमेटिक्स के ऊपर काम करना शुरू कर देते हो। आई बात समझ में, ये फ़र्क है। हमको हमारे यहाँ कोई ये नहीं कहता है कि तुम दबित हो, शोषित हो, वंचित हो, पीड़ित हो। हमारे हमको अपने ऊपर प्राइड करना सिखाया जाता है, तो हम प्राउडफुली जीते हैं, हम किसी से कम अपने आप को समझते नहीं हैं। और आप सामने वाले के दिमाग में डाल लो तुम तो बिस्तर पे लेटे हो, तुम तो स्ट्रेचर पे पड़े हुए हो, तुम्हारा इतना शोषण हुआ है कि तुम्हें फल खिला लो, फ्रूट खिला लो, ड्रिप चढ़ा लो, तुम उठ के खड़े नहीं हो पा रहे हो। आप उनको बताओ ना भैया कि आपके जो बेसिक्स हैं वही कमज़ोर रखे गए, आपकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ा गया। आपके नेताओं ने 48 नेताओं ने आपके लिए कुछ नहीं, 48 नहीं 84 और 84 आपके जो नेता हैं जिनको आपने चुन करके भेजा है, वो आपके लिए कुछ कर ही नहीं रहे हैं। वो एक भी कानून ऐसा नहीं बनाते जिससे एक्चुअली में आपका भला हो। उनका क्या रहता है, प्राइवेट में रिजर्वेशन कर दो, इसमें रिजर्वेशन कर दो। अरे भाई एक ऐसी दवा जो 80 साल में कोई असर नहीं दिखा पाई है, आप चाहते हो दवा की डोज बढ़ा दो और उसका असर हो जाएगा। बीमारी कुछ और है, तो कर लो इलाज, देख लो कितना क्या होता है। इसीलिए तो सब ये पूरे आंदोलन आ रहा है ना, रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन, इसीलिए तो आ रहा है, इसीलिए तो उसको इतना सपोर्ट और ट्रैक्शन मिल रहा है। जाहिर सी बात है वो पढ़ा नहीं होगा, रोज शाम उसे गटर में उतरना है। तो गटर में उतरने वाले व्यक्ति की प्रारंभिक शर्त यह है कि उतनी बदबू में और उतने खराब हालात में काम करने के लिए आपको किसी ना किसी नशे पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा, क्योंकि भारत में आज तक ऐसी मशीनें नहीं हैं कि ये काम मशीन से किया जा सके। आपके पास गटर साफ करने की मशीन नहीं थी तो आपने एक जाति बनाई। जिंदगी में आपने कभी भी नशे को इस तरह से जस्टिफाई होते हुए देखा है? मैंने बॉलीवुड की फिल्मों में देखा है जहाँ पर नशे को जस्टिफाई किया जाता था, राइट। नशा शराब में होता तो नाश्ती बोतल, या किसी की यादों में कोई नशा कर रहा है, कोई किसी के प्यार में देवदास बन गया है। ये पहला आदमी मैंने ऐसा देखा है जिसने नशे को जस्टिफाई किया है ये कह के कि गटर में उतरना है तो नशा करके उतरना पड़ेगा। आप जरा ध्यान दीजिए, मानसिकता को समझिए, गलत सजेशन देने वालों की मानसिकता को समझिए। जब कोई व्यक्ति आपका अहित चाहता है, जब कोई व्यक्ति सिर्फ झूठ बोल करके आपको आपका हमदर्द बनने की कोशिश करता है, तो देखिए वो कितना बड़ा नुकसान करता है आपका। इमेजिन करिए एक व्यक्ति, एक लेबर या सफाई कर्मी, वो ऑलरेडी गटर में उतर रहा है, गटर में उतर रहा है जहाँ पे जहरीली गैसें हैं, वातावरण आपके लायक नहीं है। वो व्यक्ति सुरक्षा उपकरण मांगने की बजाय कि मुझे मास्क चाहिए,
मुझे वह मास्क चाहिए जिससे वो मीथेन गैस मेरी नाक में जा कर के मुझे डिजी ना कर दे, मैं बेहोश होकर गिर ना जाऊं। मास्क नहीं मांग रहा है। इसने ये नहीं कहा कि जो ठेकेदार है, ठेका कौन लेता है? सफाई कर्मी का। गटर साफ करने का ठेका ब्राह्मण नहीं लेता है। गटर को साफ करने की ठेकेदारी क्षत्रिय नहीं जाता है सरकारी फॉर्म भर के ठेकेदारी लेने, जाता है SC/ST समाज का ही व्यक्ति है। तो ठेकेदार भी आपके समाज का, गटर में उतरने वाला भी आपके समाज का। लेकिन वो मास्क की डिमांड नहीं कर रहा है कि मास्क दे दो, वो दारू की डिमांड कर रहा है। और उसको जस्टिफाई कौन कर रहा है? ये भाई साहब, ये त्रिवेदी भाई साहब, जो प्रो SC/ST एक्टिविस्ट अपने आप को कहलवाना चाहते हैं। देखो मैं ST/ST की आवाज़ उठाता हूँ। ये तुमने नशे को जस्टिफाई कर दिया। एक व्यक्ति जो गटर में उतर रहा है, जहाँ पे खतरनाक जहरीली गैसें हैं, वहाँ पे और उल्टा वो क्वार्टर अद्धा मार के जाएगा तो गिरना ही गिरना है उसको। एक तो वैसे ही वो नशा करके गया, उसका सर वैसे ही घूम रहा है। तो अगर लेट से 5 बार या 10 बार सांस लेता, मेथेन अंदर जाती है, फिर उसको लगता है डिजी, वो भाग भी नहीं पाएगा। अब तो नशे में ऑलरेडी वो डिजी है। अब तो खाली 2 बार वो सांस लेगा, मेथेन गया खत्म। इसीलिए तो आए दिन खबरें आती हैं ना कि एक व्यक्ति गटर में गिरा और सफाई कर्मी वो नहीं निकल पाए वही बाहर। क्यों? क्योंकि आप जैसे लोग नशे को जस्टिफाई करते हो। आप जैसे लोग सुरक्षा उपकरण की डिमांड नहीं कर रहे हो। आप ये नहीं कह रहे हो कि यार एक बंदा गटर में उतर रहा है, उसको अच्छा वाला मास्क दे दो। वो गटर में उतर रहा है, उसके शरीर में इन्फेक्शन हो जाएगा, तो उसके पास एक रबर बॉडी सूट हो ना। नशे को जस्टिफाई कर दिया इसने, नशे को, कि गटर में जाने से पहले उसको नशा करना है, किसी न किसी तरह का नशा करना है। फिर रात में क्यों नशा करता है घर जा कर के? घर तो घर है ना, घर तो गटर नहीं है ना मेरे भाई। बंदा गटर में उतर रहा है नशा करके, तुमने उसको जस्टिफाई कर दिया। अब वही बंदा जब रात को अपने घर जा रहा है, ठीक है, रात को अपने घर जा रहा है तो नशा करके फिर अपने बच्चों के साथ यूँ मारपीट कर रहा है, अपनी बीवी के साथ यूँ मारपीट कर रहा है। वो तो उसका घर है ना, वो तो गटर नहीं है। मतलब ये आदमी नशे को जस्टिफाई कर रहा है भाई, नशे को जस्टिफाई कर रहा है। आप देखिए इंटेलेक्चुअल का लेवल देखो, अगले वाले की इंटेलेक्चुअल का लेवल देखो। तो अब वो बच्चा स्कूल जाने के लिए तैयार होगा? बड़ी मुश्किल से। और अगर स्कूल नहीं जाएगा तो उसका बाप उसे काम पर लगाएगा, पीटेगा, क्योंकि वो नहीं चाहता वो यही काम करे। तो बच्चा मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहा है, फिजिकल ट्रॉमा से, ओ भाई सोशल ट्रॉमा से गुजर रहा है। ओके अब आते हैं उसकी ओके, आप नशा करना जस्टिफाई कर रहे हो, अब आप पीटना जस्टिफाई कर रहे हो कि फिजिकल ट्रॉमा वो मार रहा है। मतलब आपने हर चीज़ को आपने जस्टिफाई कर दिया कि एक व्यक्ति पिछड़े समाज से आता है, वो गटर में उतरता है, अगर उसके एक बच्चे को पता चल जाएगा, उसके एक स्कूल में पता चल जाएगा तुम्हारे पापा तो सफाई कर्मचारी हैं, तो स्कूल नहीं जाएगा तो उसका बाप से मारेगा। ये कौन सी घटिया फिल्म की स्टोरी है यार? ये कौन से घटिया फिल्म की स्टोरी लिख रहे हो और क्या जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हो? अगर एक पिता अपने बच्चे को बस ज़बरदस्ती पीट रहा है नशे में, तो आप उसको जस्टिफाई कर रहे हो कि बच्चा सोशल ट्रॉमा झेल रहा है, फिजिकल ट्रॉमा झेल रहा है। और एक पिछड़े समाज का व्यक्ति, दलित समाज का व्यक्ति अपने बच्चे को पीट रहा है, तो इसके लिए सवर्ण कैसे जिम्मेदार हो गया भाई? ठाकुर साहब कैसे जिम्मेदार हो गए? अगर एक पिछड़े समाज का व्यक्ति अपने बेटे की पिटाई लगा रहा है तो हमसे पूछ के लगा रहा है क्या? हम कैसे जिम्मेदार हो गए? बात चल रही है आरक्षण की, कि समाज में आरक्षण होना चाहिए या रिफॉर्म्ड वे में आरक्षण होना चाहिए, कोटा विद इन कोटा होना चाहिए। जिन लोगों को आरक्षण मिल गया है, जिनका जीवन सुधर गया है, उन्हें आरक्षण से बाहर करो। और यही व्यक्ति जो सफाई कर्मचारी मजबूरी में काम कर रहा है, इनके परिवार को आरक्षण दो। बात ये हो रही है। यहाँ पे क्या जस्टिफाई किया जा रहा है? नहीं, आरक्षण नहीं हटना चाहिए। आरक्षण कैसे हटा सकते हो आप? वो देखो ना, वो मार रहा है, वो नशे कर रहा है, वो अपने बेटे को मार रहा है, इसके लिए आप जिम्मेदार हो सवर्ण समाज के लोगों। इस तरह से जस्टिफाई किया जाता है। और फिर ये बुद्धिजीवी हैं, इनको बड़े बड़े उसमें बुलाया जाता है। छोड़ो यार, रस्सी खुली है पैरों की, तो वो कैसे दौड़ पाएगा? तो लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला है। इक्विटी और इक्वालिटी का डिफरेंस समझाने के लिए एक बहुत शानदार तस्वीर गूगल पर मौजूद है, मुझे नहीं पता किसने बनाई है, और वो तस्वीर इस देश के तमाम उन लोगों को दिखानी चाहिए जो आज भी ये नहीं समझते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वालिटी एंड इक्वालिटी। 3 अलग अलग हाइट के लोगों को एक दीवार के पीछे खड़ा कर दिया जाए और उनसे कहा जाए कि तुम्हें क्या दिख रहा है, तो जो सबसे छोटी हाइट का आदमी है उसे सिर्फ दीवार दिखेगी, उससे छोटे हाइट के आदमी की एक यहां तक का विजन आएगा, और जो सबसे बड़ी हाइट का आदमी उसे कंप्लीट विजन आएगा। अब अगर इन तीनों लोगों को बराबर का विजन देना है तो क्या तीनों के नीचे समान आकार का पटरा रखना पड़ेगा? नहीं, एक को ज्यादा अपलिफ्ट करना पड़ेगा, जरूरत के दूसरे को उससे कम, और तीसरे को उससे कम अपलिफ्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल, लेकिन अपलिफ्टमेंट तो करना पड़ेगा यार। ये भाई साहब
आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि इन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट अपने मन में बैठा लिया है कि अगर कोई व्यक्ति SC/ST समाज से है, मैं जानता हूँ इन्होंने एक वो दिया, एग्जाम्पल दिया है कि 3 लोग हैं, एक की हाइट बहुत कम है, एक की हाइट इस लेवल की है, आई लेवल तक वो दीवार है, और एक बंदा हट्टा कट्टा तगड़ा लंबा चौड़ा है। मैं जानता हूँ इन्होंने एग्जाम्पल दिया है। बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है स्किल की, कैपेबिलिटी की, किसकी कितनी कैपेबिलिटीज़ हैं, राइट। हाइट की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, ये एक मेटाफर की तरह यूज़ किया गया हाइट को। यहाँ पे बात करी जा रही है कैपेबिलिटी की, स्किल की, कि किसके पास कितनी स्किल है, कौन कितना कैपेबल है, किसके इंटेंट कैसे हैं, राइट। वो अपनी लाइफ में कितनी सफलताएं प्राप्त करना चाहता है, तो उसके लिए वो कितनी मेहनत कर रहा है, राइट। अब इन्होंने ये ज़रा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इसमें जो इन्होंने बोला है सबसे छोटी हाइट, ये कौन है? ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये OBC है, SC/ST है, कौन है सबसे छोटी हाइट वाला? कौन है, ज़रा हमें समझाओगे आप? हाँ, ये जो भाई साहब हैं जिन्होंने वीडियो बनाया है, उन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट ये क्लेम कर दिया गया कि अगर कोई SC/ST समाज का व्यक्ति है तो उसके स्किल कम होंगे, उसकी कैपेबिलिटीज़ कम होंगी, और उसका इंटेंट भी कम होगा। असल में तो यह व्यक्ति पिछड़े समाज के व्यक्ति को इतना कमतर आंकता है, इतनी गलत सलाह दे रहा है, और वो ये बाय डिफ़ॉल्ट मान के चल रहा है कि यार ये तो कम ही होते हैं, ये कम ही है, और इसीलिए इनको अपलिफ्टमेंट की ज़्यादा ज़रूरत है। यही लॉजिक है ना। तो आप ये मान करके बैठो कि बाय बर्थ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी कमज़ोर है, और बाय बर्थ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी स्ट्रांग है, और ये हम लोगों को बोलते हैं कि हम लोग डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, भेदभाव हम करते हैं। आप सोचो, इन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट प्राकृतिक तौर पे यह मान लिया है कि एक कम्युनिटी कमज़ोर है, और फिर ये दूसरों को कहने आते हैं कि वो लोग भेदभाव करते हैं। कास्ट हेट ये खत्म नहीं होगा। साउथ अफ्रीका में जो गोरे लोग थे वो अपने घुटने पर बैठे और उन्होंने रंग भेद के लिए काले लोगों से माफी मांगी। इस देश के हर एक सवर्ण और ब्राह्मण का उत्तरदायित्व है कि वो OBC SC/ST माइनॉरिटी से अपने बाप दादाओं द्वारा किए गए अत्याचार की माफी मांगे, और जब तक ये माफी नहीं मांगी जाएगी, रिप्रेजेंटेशन की लड़ाई तो बहुत लंबी चलेगी, लेकिन ये नफरत जो पैदा हो रही है ना, ये नफरत कम नहीं होगी। तो असली मुद्दा ये है दरअसल क्या हुआ था, जो ऑस्ट्रेलिया में या इवन वेस्टर्न कंट्रीज़ में एक ब्लैक लाइफ मैटर करके मूवमेंट चला था, और उसमें ये हुआ था कि लोगों ने जो वहाँ के जो डार्क स्किन जो नेटिव्स हैं, जो अफ्रीकन नेटिव्स हैं, उनको खड़ा किया और उनके सामने बैठ करके उन्होंने शायद उनका पैर वैर साफ़ किया, उनके जूते वूते साफ़ किए, माफ़ी मांगी। ये चाहते हैं यही चीज़ यहाँ पे भारत में भी करी जाए, लेकिन ये बताना भूल गए कि वहाँ की हिस्ट्री क्या है। वहाँ की हिस्ट्री ये कि वहाँ के जो वाइट नेटिव्स होते थे वो जाते थे कॉलोनाइज़ करने अलग अलग देशों को, तो वो अफ्रीका से गुलामों को ख़रीद करके ले आते थे। इन गुलामों को किसी भी तरह का कोई हक नहीं दिया जाता था, इनकी बस्तियाँ अलग बसाई जाती थी, कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं, कुछ नहीं, नो एजुकेशन, नथिंग। मारा जाता था, चाबुक से मारा जाता था। इनफैक्ट यूट्यूब पे डॉक्यूमेंट्रीज़ है कि जो गुलाम होते थे वो खुद को कोड़े से और डंडे से मारते थे, ये दिखाने के लिए अपने मालिक को कि देखो मैं कितना मजबूत हूँ, आप मुझे चाबुक से डंडों से भी मारोगे तो भी मुझे दर्द नहीं होगा। ये उनका एक तरह का स्क्रीन टेस्ट होता था, अपने आप को मजबूत दिखाने का, ताकि वो जो गोरा आदमी या जो मिडिल ईस्ट से जो आदमी गया है वो उनको ख़रीद ले और उनको अपने साथ लेकर के चला जाए। बिकने के लिए तैयार है वो गुलाम, ठीक है। और फिर वो उसको लेकर के आते थे। इन सारी वेस्टर्न कंट्रीज़ में रगड़ के इनसे काम कराया जाता था, रगड़ के, बस वही था, 2 वक्त का खाना मिल जाएगा, क्योंकि अफ्रीका में वो भी नहीं था। अब मुझे ये बताइए, क्या यही सिचुएशन यहाँ भारत की भी थी? क्या ये कहना चाहता है कि जो पिछड़ा समाज है उसको बाहर से लाया गया है यहाँ पे? भाई एग्जाम्पल तुमने दिया है ना वेस्टर्न का, कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में उन्होंने माफ़ी मांगी एट्रॉसिटीज़ के लिए, तो आप ये कहना चाहते हो कि जो पिछड़ा समाज है वो बाहर से आया गया है, वो कहीं और से लाया गया है, फिर उनको रगड़ के काम कराया गया है, उनको सफाई कर्मचारी बनाया, उनसे चमड़े इत्यादि के काम कराए गए। ये मतलब ये आप क्या, ये कैसे आपने कंपेयर कर दिया? ज़रा बताएंगे दोनों सिचुएशन को। वेस्टर्न कंट्रीज़ ने जो कुछ भी किया है अफ्रीका में जाकर के, या मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ ने जो कुछ भी किया है अफ्रीका में जाकर के, उसके डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स। लेकिन यहाँ पर जो आप एट्रॉसिटीज़ की बात करो, उसका एक भी डॉक्यूमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, किसी ने विषय पर कुछ भी अभी तक पुख्ता ले करके भी नहीं आया। ये पूरा फर्जीवाड़ा है,
और फर्जीवाड़े के दम पे अगर तुम ये चाहते हो कि संपूर्ण समाज का आदमी जो है वो माफ़ी मांगे चरणों में लोट लुट के, तो भाई आपका सरनेम त्रिवेदी है, आप शुरू कीजिए, आप शुरू कीजिए। और मैं कसम से बताऊं यार, अब इसके बाद तो मेरी और ज़्यादा कोई क्लिप इनके देखने का मन भी नहीं हो रहा है। मैं देख लेता हूँ अगर इन्होंने कोई यूज़फुल बात करी होगी, सो आई टॉक अबाउट इट, अदरवाइज आई मूव ऑन, आई जस्ट फिनिश द वीडियो राइट हियर। SC/ST समाज के वो लड़के जो सरकारी नौकरियों में लग गए हैं, कच्चे घर से उनका घर पक्का हो गया है, आज भी बाबू साहब, ठाकुर साहब और पंडित जी के कच्चे घरों में खटिया पे बैठने के हकदार नहीं है। हाँ, आपने सही, ये लड़ाई इक्वालिटी आपने अरे यार फिर देखो, फिर वही है, ये सारी ना ये सब कही सुनी बातें होती हैं, ठीक है, कि वो व्यक्ति जिसकी सरकारी नौकरी लग गई है, वो अगर किसी अपर कास्ट के घर पे जाता है तो वो उनके यहाँ खटिया पे नहीं बैठता है। ये ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ वही कही सुनी, वो जिसको बोला जाता ना एट्रॉसिटी पॉर्न है ये, कि बस दुखी चीज़ें बताओ और सबको। तुमको बैठना क्यों है यार किसी और के उस पर जाके? एक व्यक्ति है, उसकी सरकारी नौकरी लग गई है, खुद की खटिया खरीद दो और उसके बाद अपने घर के सामने डाल करके बैठो। तुम्हें बैठना ही क्यों है जा करके? किसी सवर्ण समाज के व्यक्ति की खटिया पे जाके तुम्हें क्यों बैठना है? अपनी खटिया में खुश रहो यार, अपनी खटिया में खुश रहो। नहीं यार, अब इसके और वीडियो तो भाई देख पाना बहुत मुश्किल है। एनीवेज मैंने शायद बहुत ज़्यादा इनके वीडियो दिखा दिए हैं, बहुत ज़्यादा क्लिप दिखा दी है। मुझे बस वही लग रहा है कि अगर इनका मन करेगा तो हो सकता है मुझ पर कॉपीराइट मार दें। हालांकि मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि मैंने जो भी क्लिप्स यूज़ करी हैं, ये करीब 1-1.5 घंटे का पॉडकास्ट था, मैंने मात्र कुछ सेकंड की, कुछ मिनट की, 5-6 मिनट की मैंने इनकी क्लिप्स यूज़ करी हैं। एंड पॉडकास्ट बहुत लंबा था, 1-1.5 घंटे का था। लिंक दे दूँगा, आप इसको पूरा जाके सुनिए, आप फुल सुनिए, ठीक है। मेरी काटी हुई ये क्लिप्स 5-10 सेकंड 20 सेकंड की क्लिप्स के ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना ओपिनियन मत बनाइए, आप सुनिए इसको। और आप जब सुनेंगे आपको खुद पता चल जाएगा कि इन्होंने जो बोला सही बोला है, गलत बोला है। आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से ST/SC समाज के लोगों को, दलित भाइयों को, हमारे पिछड़े समाज की जो महिलाएं हैं उनको किस तरह से गैसलाइट किया जाता है। आंकड़ों को गलत तरीके से बता करके, फर्जी कहानियाँ सुना करके, इमोशनल कर करके उनको बिल्कुल आप समझ जाइए डीरेल एक तरह से किया जा रहा है कि नहीं यार तुम ये मान करके चलो कि तुम्हारे साथ बहुत कुछ बुरा हुआ है और इसलिए तुम लड़ो, जा करके सड़कों पर उतरो, और कोई बात नहीं है। यही मेन मुद्दा यही है और इसीलिए इस टॉपिक पे बात करना बहुत ज़रूरी था। लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है कि आपको जो लोग सजेशंस देते हैं ना, जो आपको सलाहकार सही नहीं है आपके, तो सही लोगों की सलाह सुनिए। अपने समाज के बड़े बुजुर्गों में जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, उनकी बातें सुनिए, ऐसे लोगों की बातों में मत आइए। चलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हूँ नीव, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।